गुड इवनिंग दोस्तों। अम्बेडकरनामा के 41वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अम्बेडकर साहब ने कितना लंबा और बहुत ही गंभीर भाषण दिया था। यह एपिसोड अब पूना पैक्ट का आखिरी चरण है, आखिरी कहानी आपसे साझा करूंगा। उसके बाद कल से हम लोग चलेंगे महाड़ आंदोलन में, क्या हुआ था, महाड़ आंदोलन क्या था। तो अम्बेडकर साहब के भाषण देने के बाद MC राजा, जो कि खुद दलित नेता थे, उन्होंने भी भाषण दिया और उन्होंने जो पूना पैक्ट हुआ था उसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सवर्ण हिंदुओं का जो हृदय परिवर्तन है वो मैं साफ साफ देख रहा हूँ और इसलिए वे इस समझौते का समर्थन कर रहे हैं कि उन्हें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस समझौते को देश के दलित वर्गों का समर्थन नहीं मिलेगा, अबाध समर्थन नहीं मिलेगा। तो पता नहीं कौन सी दूरबीन उनके पास थी जिससे उन्होंने देख लिया था कि हिंदू वर्ग में लगातार जो है अबाध परिवर्तन हो रहा है। उसके बाद सी राजगोपालाचारी ने अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया। कितने लोग थे, सारे लिस्ट है इस किताब में, आप देख सकते हैं। और इसके बाद 26 सितंबर 1932 को जो ब्रिटिश हुकूमत है उसने कहा कि समझौते को अनुमोदन प्रदान करने के लिए वो संसद से सिफारिश करेगी। तो इस संदर्भ में 26 तारीख को ही जो उस समय के होम मिनिस्टर थे H.G. हैग, उन्होंने संसद में एक विस्तृत भाषण दिया था पूना पैक्ट को लेकर, और विस्तार से वो किताब में सारा डिटेल्स है। भाषण में उन्होंने क्या क्या कहा था मैं पूरे डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने संसद में ये भाषण दिया था इसके बारे में, और बाद में कानून भी बना। उसी दिन शाम में जेल के कैंपस में प्रांगण में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, यरवदा जेल पूना। कस्तूरबा ने गांधी को संतरे का रस पिलाया और उन्होंने लगभग 5:30 बजे 200 शिष्यों तथा प्रशंसकों, जिसमें कवि टैगोर, सरोजिनी नायडू तथा रानी नेहरू, सब लोग उपस्थित थे, उन सब के सामने अपना आमरण अनशन तोड़ा। अब इस सिलसिले में जो अम्बेडकर साहब की आखिरी वक्तव्य है, उस वक्तव्य को आपके सामने मैं रखूँगा, बात करूँगा, और उसके बाद इस कहानी का पटाक्षेप करूँगा और फिर अगले अध्याय के हम लोग चलेंगे। सो इस अध्याय में डॉक्टर अम्बेडकर ने इस संदर्भ में जो फाइनल टिप्पणी दी थी, वो टिप्पणी कुछ इस प्रकार है। उन्होंने कहा था कि इस कहानी का सबसे दिलचस्प और सजीव चित्रण दी एपिक फास्ट नाम की किताब में श्री प्यारेलाल जी ने किया है। सो कोई भी क्यूरियस इंसान होगा, जिज्ञासु व्यक्ति होगा, इसका हवाला दे सकता है, लेकिन वैसे व्यक्ति को मैं सचेत करना चाहूँगा कि इस किताब में कुछ और पक्ष भी है। ये पूरा मतलब दोष मुक्त नहीं है, इसमें कुछ और चीज़ मिसिंग है। तो इसलिए आप इसको फेस वैल्यू पर किताब को न लें। कहते हैं कि इसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इस संदर्भ में मैं बस उस बयान की ओर, अपने उस बयान की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा जिसे मैंने गांधी द्वारा अनशन प्रारंभ करने से पहले उनका पोल खोलने के लिए जारी किया था। यहाँ यह कहना काफ़ी होगा कि श्री गांधी ने आमरण अनशन की घोषणा तो कर दी थी, लेकिन वे मरना नहीं चाहते थे, वो लंबा जिंदा रहना चाहते थे, कि एकदम बिल्कुल जिंदा रहना चाहते थे। फिर भी अनशन ने एक बड़ी समस्या खड़ी कर दी थी कि गांधी की जान कैसे बचाई जाए। उनकी जान बचाने का तरीका तो सिर्फ यही था कि जो कॉमनल अवार्ड है ब्रिटिश हुकूमत ने दी थी, उसमें बदलाव किए जाएं, उसमें परिवर्तन किए जाएं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि
ब्रिटिश मंत्रिमंडल न तो इसे वापस लेगा और न ही इसके अंदर अपनी तरफ से कोई परिवर्तन करेगा। तो इस संदर्भ में अब बात ये हो गई थी, गांधी कुछ फार्मूला रखने के लिए तैयार थे, ऐसे फार्मूला रखने के लिए तैयार थे जिस पर सवर्ण, हिंदू और अछूत सब लोग सहमत हो जाएं। फिर कहा अंबेडकर ने कि चूंकि मुझे गोलमेज सम्मेलन में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अछूतों का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार दिया गया था, इसलिए जब तक एक पक्षकार मुझे नहीं बना लिया जाता, जब तक मेरे से बातचीत नहीं की जाती, तब तक इस पूरे समझौते का कोई मतलब नहीं रह जाता। सो आश्चर्यजनक यह है कि गोलमेज सम्मेलन के दौरान कांग्रेस जनों ने मेरे वैलिडिटी पे सवाल उठाए, मेरे नेतृत्व पे सवाल उठाए और मुझे एक तरीके से उन्होंने मानने से इनकार कर दिया कि मैं कोई अछूतों का प्रतिनिधि हूँ। सो ऐसी हालत में सबकी निगाहें मेरी ओर थी, जो और इसलिए आप देखेंगे जो मेंशन करते हैं कि मुझे खलनायक के रूप में पेश किया जा रहा था, एज ए विलेन जो है वो पूरे भारतीय मीडिया में और इंटेलिजेंसिया में विलेन की तरह पेश किया जा रहा था। तो आगे कहते हैं कि मुझे यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई एग्जैजरेशन नहीं है कि उस समय मैं अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी कि जितनी बड़ी तथा गंभीर स्थिति में था, दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। यह एक मिस्टीरियस सिचुएशन था, एक रहस्यमय स्थिति थी। मुझे दो अलग अलग विकल्पों में से एक को चुनना था। संपूर्ण मानवता के ऋणी होने के नाते गांधी को मृत्यु से बचाने का दायित्व भी मेरे ऊपर था, मेरे सामने वो चुनौती थी। प्रधानमंत्री ने अछूतों को जो अधिकार दिए थे, उन्हें बचाने की भी समस्या हमारे सामने थी। देख रहे हैं किस किस तरह का द्वंद्व होता है। बचाने की भी समस्या मेरे सामने थी। मैंने गांधी की जान बचाने के लिए मानवता की आवाज़ को सुना और मैं श्री गांधी के समाधान रूप में जो सांप्रदायिक निर्णय था, जो कॉमनल अवार्ड था, उसमें परिवर्तन के लिए सहमत हो गया। इस समझौते को पूना समझौता कहते हैं। श्री गांधी ने समझौते की शर्त मान ली थी और सरकार ने उन्हें भारत सरकार अधिनियम 1935 एक्ट जिसको कहते हैं, उसमें लागू कर भी दिया था। तो पूना समझौता के लिए अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं उस समय ही मिली, जैसा कि आज आप लोग सब लोग चर्चा करते हैं। लेकिन वो बाहर, मैदान के बाहर में रह के क्रिकेट मैच देखना और ये राय देना कि इसको ऐसे मारना चाहिए था, उसको ऐसे मारना चाहिए था, वो अलग बात है। लेकिन जब पिच पे होते हैं या जब बॉल फेस करते हैं तो खेलना बहुत दूसरी बात है। तो इसको इस संदर्भ में समझा जाना चाहिए। बोले तरह तरह की प्रतिक्रियाएं थी। अछूत दुखी थे और ऐसा करने का उनके पास कारण भी था। लेकिन ऐसे लोग भी थे जो पूना पैक्ट को नहीं मानते थे, उनको गलत मानते थे। वे ये कहने से नहीं चूकते थे कि पूना समझौते ने प्रधानमंत्री के सांप्रदायिक निर्णय से अधिक सीटें अछूतों को दे दी हैं। इसमें उनकी प्रतिक्रिया है अंबेडकर की। ये सच है कि पूना समझौते ने अछूतों को 148 सीटें दी हैं, जबकि कॉमनल अवार्ड में 78 सीटें दी गई थी। लेकिन यह निष्कर्ष निकालना कि पूना समझौते ने उन्हें कॉमनल अवार्ड से अधिक दिया है, वास्तव में जो कॉमनल अवार्ड ने अछूतों को जो दिया था उसकी अनदेखी करना है। पूना पैक्ट तो था कि एक हाथ से दिया दूसरे हाथ से ले लिया। कहते हैं कि जो कॉमनल अवार्ड में जो मिला था उसकी अनदेखी करना है। यहाँ पे कॉमनल अवार्ड का उल्लेख करते हुए वो कहते हैं कि कॉमनल अवार्ड ने अछूतों को 2 फायदे पहुँचाए, 2 लाभ दिया। पहला, सीटों का एक नियत कोटा जिस पे चुनाव
अछूतों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र और अछूतों द्वारा ही किया जाना था। और दूसरा दोहरा मत, कि इस मत का प्रयोग ज्वाइंट जो निर्वाचक मंडल है, जो आम निर्वाचन मंडल है, जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके माध्यम से किया जाना था। 2 वोट का अधिकार कम्युनल वार्ड में दिया गया था। आगे कहते हैं कि अब अगर पूना समझौते ने सीटों का कोटा बढ़ा दिया तो दोहरे मतदान का हक छीन भी लिया। सीट 78 से 148 हो गई, 60 सीटें बढ़ गई, 70 सीटें बढ़ गई, लेकिन जो डबल वोटिंग का अधिकार था वो छीन भी लिया गया। सीटों में इस वृद्धि को दोहरे मतदान की हानि की क्षतिपूर्ति के रूप में कभी नहीं देखा जा सकता। आज सोचिए, आज अगर 10 भी ऐसे लोग होते पार्लियामेंट में जिसको सिर्फ अनटचेबल्स चुन के भेजते, तो ये संसद जो है ये ऐसे नहीं होता, हंगामा मचता रहता। तो कहते हैं कि सीट खाली बढ़ा देने से जो हमारा हक था वो पूरा नहीं हुआ। कम्युनल अवार्ड ने एक एक्स्ट्रा मत दिया था, है ना, मताधिकार जो है एक्स्ट्रा दिया था, और वह एक विशेष अधिकार था, विशेषाधिकार था, अमूल्य था, प्रीसियस था, प्राइसलेस। एक राजनीतिक हथियार के रूप में इसकी तुलना नहीं की जा सकती कि अगर डबल वोट रहता तो कोई भी सवर्ण हिंदू उम्मीदवार अपने निर्वाचन क्षेत्र में अछूतों की अनदेखी करने का साहस नहीं कर सकता था। सही है, वोट तो चाहिए, या फिर उनके हितों के खिलाफ उग्र नहीं हो सकता था। कि अगर डबल वोट रहता कि लगता कि अछूत का वोट भी हमें चाहिए, तो ये होता बात कि कोई उनके खिलाफ जा नहीं सकता था। यह बात सही है कि कुछ अधिक सीटें उनके पास हैं, लेकिन बस अब उनके पास यही सीटें ही हैं। वही बात है, आज 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेकिन बस 131 ही है। हाँ, मुंह में दही जमा के पार्लियामेंट में बैठना है और कुछ नहीं करना है। वो तो पहले विजुलाइज कर रहे थे पूना पैक्ट के बाद, ये एनालिसिस में आ रहा है। यदि दोहरे मतदान की प्रणाली वजूद में रहता तो अछूतों की कुछ सीटें अवश्य ही कम मिलती, लेकिन हर दूसरा सदस्य अछूतों का होता। अछूत का वोट लेना था तो जनरल कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी भी इसकी अनदेखी नहीं कर सकता था। अछूतों के लिए सीटों की संख्या में वृद्धि वास्तव में कोई वृद्धि है ही नहीं। आप 3 लीटर दूध पी जाओ और उसके बदले में 100 ग्राम घी खा लो तो कौन ज़्यादा पावरफुल है? 3 लीटर दूध पीते रहिए पानी मिला के। तो ओरिजिनल घी तो 50 ग्राम ही काफ़ी है। 2-4 ही बोलने वाले लोग हो जाए ढंग के, तो देखो देश में माहौल पूरा बदल जाएगा। ठीक है कि ये जो वृद्धि हुई है 60 सीटों की 70 सीटों की वृद्धि, उसके कोई मायने नहीं हो, कोई क्षतिपूर्ति नहीं है। हिंदुओं ने पूना समझौते पे कोई जश्न नहीं मनाया, वे इसे पसंद नहीं करते थे। लेकिन चूंकि बीच में गांधी का जीवन था तो इसलिए उनको बात करने के लिए तैयार होना भी पड़ा। वो जानते थे कि पूना पैक्ट के द्वारा उनको कीमत चुकानी पड़ेगी। तो जब उन्होंने शर्तों को देखा पूना पैक्ट को, तो वो उन्होंने पसंद नहीं किया, लेकिन उनमें इतना साहस भी नहीं था कि वे इसे ठुकरा सकें। इतना साहस भी उनमें नहीं था। हिंदुओं द्वारा नापसंद किए जाने और अछूतों की उपेक्षा के बावजूद दोनों पक्षकारों ने पूना समझौते को मान्यता प्रदान की थी और इसे भारत सरकार अधिनियम में शामिल किया गया था। तो क्रक्स ऑफ द मैटर वाज, गांधी का जान बचाने के लिए ये सब हुआ था। अन्यथा हिंदू के वश में होता अगर वो थोड़ा बहुत मिला तो गांधी और अंबेडकर की अंडरस्टैंडिंग की वजह से मिला। थोड़ा बहुत जो आपको मिला है वो दोनों की अंडरस्टैंडिंग की वजह से मिला। नहीं तो जो हिंदू नेता थे वो कुछ भी नहीं देना चाहते थे। इस बात को संदर्भों में समझने की जरूरत है।
तो ये फाइनल स्टेटमेंट अंबेडकर का पूना पैक्ट के ऊपर है। पूना पैक्ट के बाद एक तीसरा गोलमेज सम्मेलन भी हुआ, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और इसमें भाग लेने के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर 7 नवंबर 1932 को भारत से रवाना हुए। वो एक अलग विषय है, उस पर बाद में जाएंगे। लेकिन उस समय गांधी का अनशन और पूना पैक्ट हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ था। तो जब अंबेडकर जहाज में जा रहे थे तो उस समय का एक संस्मरण है, एक टिप्पणी है, उस बात को कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। तो जहाज पर सवार होने के बाद कई महत्वपूर्ण यात्री पूना समझौता और गांधी द्वारा अनशन की बात कर रहे थे, और ये ऐसी घटना थी जिसने पूरे भारतीय विश्व को हिला कर रख दिया था, भारत को पूरा हिलाकर रख दिया था। कोई उम्मीद ऐसा नहीं कर रहा। अनशन ने उन्हें अत्यधिक प्रभावित किया था। एक यूरोपीय यात्री ने डॉक्टर अंबेडकर की ओर इशारा करते हुए अपने मित्र से कहा कि यही वह युवा है जो भारतीय इतिहास के नए पन्ने लिख रहा है। यही दिस इज अ यंग मैन हु इज राइटिंग द न्यू चैप्टर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। यही वो युवा है जो भारतीय इतिहास के नए पन्ने लिख रहा है। साथियों, फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क दे रहा हूँ कि पूना पैक्ट की जितनी मैंने कथा आपको सुनाई, सब पे एकदम विशद चर्चा अभी किए जाने की ज़रूरत है। हिंदू नेताओं ने जो सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया था कि हिंदुओं का दिल बदल जाएगा और सब लोग अछूतों को हर जगह प्रवेश मिल जाएगा और सब लोग भाई भाई रहेंगे, उसको याद करने की ज़रूरत है। दूसरा, डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात कहा था कि बहुत मुश्किल से मैं इस जगह तक पहुंचा हूं, इसको लेकर आया हूं, इस कारवा को बहुत मुश्किल से यहाँ तक लेकर आया हूं। अगर इसे आगे नहीं ले जा सकते तो इसको पीछे भी मत ढकेलना। तो जो आपके वैचारिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक शत्रु हैं उनकी बात तो जुदा है, वो तो जो है सो है ही। लेकिन ये समीक्षा आपको भी करनी है, हमें भी करनी है, हमारे नेताओं को भी करनी है कि क्या जो कारवा डॉक्टर अंबेडकर लेकर आए थे उस कारवा को हम वहाँ पे रोके हुए हैं, पीछे ले गए हैं या आगे ले गए हैं। ये समीक्षा आपको करनी है। इसलिए मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ कि नेता बनना, एमएलए एमपी बनना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे यहाँ 545 एमपी हैं, कितने को आप जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है। लीडर बनना बड़ी बात होती है, और लीडर बनने के लिए एमपी बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए मुझे मेरी व्यक्तिगत जो समझ है वो समझ ये है कि वो कारवा हम लोग आगे नहीं ले गए हैं, न यथावत है, वो कारवा पीछे छूट गया है। कि डॉक्टर अंबेडकर अकेले लड़ रहे थे वहाँ पे अपने समर्थकों के साथ। आज हज़ारों की संख्या में ब्यूरोक्रेट हैं, नौकरशाह हैं, प्रोफेसर हैं, वकील हैं, जज हैं, अधिकारी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, बहुत सैकड़ों की संख्या में सांसद हैं, हजारों की संख्या में विधायक हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, राष्ट्रपति हैं, सब हैं। लेकिन इस मौके पे ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए, सबसे पूछा जाना चाहिए कि अंबेडकर का कारवां कहाँ है। क्योंकि अंबेडकर के नाम की सबसे ज़्यादा मार्केटिंग हर पॉलिटिकल पार्टी करती है, और जो अंबेडकर के नाम पे ज़्यादा राजनीति करती है उससे ज़्यादा सवाल पूछे जाने चाहिए। कि हमारे बातचीत करने का मतलब यही है कि आपको सवाल करने वाला सिर्फ अंधभक्त नहीं बनना है। सवाल करने, जिसका समाज जिंदा होता है उसकी राजनीति भी जिंदा होती है। तो हमने देखा है कि इसीलिए मैं एक छात्र शिक्षक होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते जो मैं कर सकता हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ आपका कि मैं हर समय ज़रूरत होता है तो सड़क पे भी लड़ते हैं, सम्मेलनों में जाके बोलते हैं, वो भी एक काम है। लेकिन संसद में आवाज़ उठाना तो नेताओं का काम है। हमारा काम है पढ़ के उनको बताना। अच्छा लगता है तो सुनिए, नहीं अच्छा लगता है तो मेरी बात सुन के हो सकता है भविष्य में आप ही के बीच से कोई युवा खड़ा हो और भविष्य का हमारा नेता बने। तो अपने हिस्से की जो जिम्मेदारी हो सकती है वो जिम्मेदारी मैं पूरा करने की जो कोशिश, छोटी बहुत कोशिश है, वो कर रहा हूँ। इस कारवा को कम से कम जो बात कर रहे हैं, इस वीडियो को तो आगे पहुँचा ही देना।
कम से कम कुछ और लोग सुने। और समीक्षा की घड़ी तो है, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं है। और अंबेडकर जिस समय थे, उस समय जिस समय लॉ मिनिस्टर भी थे, उस समय उनको तो ये लगा था कि भारत आज़ाद हो गया, अब कंपनी राज तो ख़त्म हो गया, कंपनी तो आना नहीं है। उनको लगा, उस नेहरूवियन मॉडल भी था कि मिक्स्ड इकॉनमी और स्टेट कंट्रोल सब कुछ, तो जहाँ राज्य रहेंगी वहाँ आरक्षण होगा, प्रतिनिधित्व होगा। लेकिन और उनको पता होता कि हमारे बाद सब कुछ ये सब बेच बाच के निजी बना देगा, तो कंपनी एक्ट में सिर्फ लिख देते, उसमें एक ऐड हो जाता कि कंपनी एक्ट में भी ये शामिल हुआ कि उसमें प्रतिनिधित्व होना होगा। लेकिन शायद ये बात उसमें, चूँकि कंपनी राज खत्म हो चुका था, तो अब तो लगा कि कंपनी खत्म है मामला, अब तो सरकार के सारे संस्थान होंगे, तो उसमें विधिवत प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि नए युग में, बाबा साहब के ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं था, टेलीविज़न नहीं था उधर, और ये इंटरनेट नहीं था, ये पैक नहीं था इंटरनेट का, स्मार्टफोन नहीं था, यूट्यूब नहीं था। तो नए ज़माने में नए टेक्निक के साथ हम लोग हैं, नई चुनौतियां हैं, तो इस नई चुनौतियों को कैसे टैकल करेंगे। मेरा काम है विचारों का प्रचार प्रसार करना, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लगातार करूँगा जब तक ज़िंदा हूँ। मैंने तो आपसे वायदा किया है कि सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो 1000 एपिसोड कम से कम अम्बेडकर नामा पे मैं बनाऊँगा, कम से कम कह रहा हूँ। और सब कुछ ठीक रहा, मैं ठीक रहा, जीवित रहा, सब कुछ रहा। लेकिन ये विमर्श तो पैदा करना पड़ेगा। सिर्फ जय भीम बोल देने से और ब्लू गमछा लगा देने से, अपने आप को अम्बेडकरवादी कह देने से कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, तो मैं तो अपने आप को बाबा साहब का बिगड़ा चला कहता हूँ, मैं तो अम्बेडकरवादी कहता भी नहीं। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं अम्बेडकर, मैं पढ़ूंगा उनको, समझूंगा, उनके विचार को समझूंगा, तभी तो मैं कह सकता हूँ। उनके विचार उस समय जो प्रासंगिक थे, हो सकते हैं कुछ विचार अभी नहीं हो, तो उसको आगे बढ़ाना, शोध ऐसे ही होता है। तो मैं तो बिगड़ा चला हूँ। तो इसलिए मैं बार बार ये बात उठाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ जयकारा मत कीजिए, उनके विचारों को आत्मसात करना है। सबसे पहला फोकस रखिए सोशल पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन। बाद की बातें बाद में देखी जाएगी। तो साथियों, मुझे लगा कि इस अवसर पे कुछ बातें आपसे साझा करना ज़रूरी है। खाली जयकारा लगाएंगे और पुण्यतिथि पे और जन्मदिन पे खाली चर्चा कर लेंगे और सेमिनार कर लेंगे, तो उससे बात बनने वाली नहीं है। हमारे कोई शोध संस्थान नहीं है, कोई हिस्टोरियन नहीं है, कोई 10 इंटेलेक्चुअल बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। बड़े बड़े संगठन चल रहे हैं, करोड़ों रुपए चंदा में जा रहा है, देने के लिए तो हमारे नौकरी पेशा लोगों के पास है। तो वो सारे संगठन अपने कल्याण समिति में और कई संगठनों में देते हैं। तो यूनिवर्सिटी कौन बनाएगा, कॉलेज कौन बनाएगा, इंटेलेक्चुअल कौन प्रोड्यूस करेगा। तो ये बहुत सारे सवाल है। नेताओं से भी, अपने SC ST OBC के जितने नेता हैं उनसे सवाल पूछिए कि आप सांसद क्यों बनते हैं। वहाँ जाके TA लेने के लिए, वहाँ जाके पास लेने के लिए सांसद बनते हैं। ये सारे प्राइवेट बिक गए, सब कुछ बिक गए, हिंसा हो रही है, भुखमरी है, गरीबी है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। तो इस पर बोलने की जिम्मेदारी किसकी है। पेंशन लेने के लिए TA DA लेके अगर MP बन रहे हैं तो ये सवाल उठाइए। नहीं सवाल उठाएंगे तो आप समझ लीजिए कि आने वाली नस्लें आप गालियां देंगी आपको कि जब ये सब हो रहा था तो आप लोग क्या कर रहे थे, आपकी चुप्पी क्यों थी। एक छात्र होने के नाते, एक शोधार्थी होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते मेरे हिस्से का जितना जो बन पड़ता है आपके सामने रख रहा हूं। तो अगर आने वाली नस्लों को आप आज़ाद देखना चाहते हैं तो ये सवाल तो अभी से उठाने पड़ेंगे। शुक्रिया साथियों, जय भीम, फिर मुलाकात हो। थैंक यू।